जल्दी ही वह लोग काइडो पहुंच जाते हैं। नेडो उन्हें प्रसिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ले जाता है और उन्हें बताता है कि ओनी एजेंसी का अड्डा उसी के नीचे मौजूद है। वह उन लोगों को साधारण से दिखने वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एक डरावनी बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है। जब वह लोग लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो बूढ़ी औरत सिगरेट वेस्ट रूम की सीढ़ी दिखाती है जो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं सुवाकरी को, जो कि मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है जिसने एक यूनिट ओनी का शिकार करके खत्म कर दिया है। वह उन्हें सोल्जर होने का दिखावा करने वाले कीड़ों का समूह कहता है। उनकी वाइस कैप्टन यामागी बोलती है कि वे फिर से नीचे गिर गए। जो भी उसने गंदगी फैलाई है उसकी शिकायत करती है क्योंकि उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सुवाकुरी बोलता है जब वह कीड़ों को देखता है तब वह उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लोग चाहते हैं कि उनका सामना फीमेल ओनी से हो क्योंकि वह लालची होती है और एक आदमी ओनी की तुलना में अधिक दर्द सह सकती है। उनके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छी चीज होती है। इमोगी बोलती है कि उसके एक्सपेरिमेंट डिस्गस्टिंग है और वह उनसे हेट करती है, स्पेशली उन चीज से जो उनकी ओर चल रही है। सुवाकिरी बोलता है वह उनके लिए बुरा महसूस ना करे जो कि कुत्ते और तीतर और बंदर से मिलकर बने हैं। उन्होंने इस चीज को एक बसूरन नाम दिया है और यही बात है जिस पर योगी सहमत हो सकती है। सुवाकिरी बोलता है कि अगली उनका इम्पोर्टेंट नमूना है, साथ ही उनका एक बायोलॉजिकल वफादार हथियार है। योगी कहते हैं कि उनका काम है खतरनाक ओनी को मारना और सिविलियन को बचाना। आगे बोलते वे अपने क्रीपी रिसर्च में समय बर्बाद करने की बजाय इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सुवाकरी बोलता है कि ओनी ब्लड एक आकर्षक चीज है और वह अपने तरीके से उसकी पूरी मदद कर रहा है। उसका दावा है कि वह खुद ब्लड कंट्रोल करना सीख ले, जिससे मोमोतारो एजेंसी को काफी मदद मिलेगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि वह ओनी ब्लड को एक हीलिंग मेडिसिन में बदल सके वह लोग एलन, जेव और जुक की कंबाइन संपत्ति से ज्यादा अमीर बन जाएंगे। इमोगी उसे बताती है कि मोमोतारोस में सिमिलर एबिलिटी होती है। सुवाकरी कहता है लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना बुद्धिमानी नहीं है, हालांकि ओनी उसकी नजर में कीड़े हैं और कहता है कि उन्हें उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्योंकि उन्हें मारना व्यर्थ है। एक ओनी बच्चा कोने पे छिपकर ये सब बातें सुन लेता है और वह चुप रहने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वह तो मोमोतारो एजेंट के कदमों की आहट सुनता है वह राहत की सांस लेता है और ये चीज उसके लिए गलती साबित होती है क्योंकि सुवाकरी उसे सुन लेता है और तुरंत वह उस जगह पे आ जाता है। बच्चा घबरा जाता है। सुवाकरी उसे लेह में ले जाने के लिए कहता है। इमागी बोलती है कि वह उसे बेहोश कर देगी जिससे कि वह कोई प्रॉब्लम पैदा ना करे। जब वह उसे एनेस्थीसिया दे रही होती है तो खून की एक बूंद सुवाकरी की कोट पर गिर जाती है। इमोगी घबरा जाती है, अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए। सुवाकरी उसके पास जाता है, उसे लात मारना शुरू कर देता है और कहता है कि भले ही वह ओनी ब्लड हो पर यह गंदी चीज है और वह अपनी वर्दी पर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वह बच्चे से बोलता है क्या तुम्हारे माता पिता पास में ही रहते हैं? क्या वह उस पार्ट का हिस्सा थे जिसे उसने अभी मारा? कुछ जवाब न मिलने पर पास में पड़े ओनी सबों को बच्चे को दिखाता है और पूछता है कि क्या उसके माता पिता यहाँ पर हैं? बच्चा इतना डर जाता है कि वह बोल भी नहीं पाता। सुवाकरी कहता है कि वह उसे लाशों से कुचल देगा। योमोगी इससे घबरा जाती है क्योंकि उसने जितने भी अभी तक मोटारी की स्किल देखी है सुवाकरी की स्किल सबसे शैतानी है। उनके शरीर से निकलने वाली ब्लैक मिस्ट एक्चुअल में विशेष बैक्टीरिया है जो उनके खून में रहता है और वह इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि सुवाकरी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके लाशों को कंट्रोल करता है और अभी भी वह इसकी आदत नहीं डाल पाई और जल्द ही सुवाकरी उस लड़के को मार देता है और वह अगली से कहता है कि वह उस जाइंट ओनी को खा ले और वह मारने के लिए और ज्यादा कीड़े ढूंढते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन और बाकी स्टूडेंट चौड़ी सुरंग से गुजर रहे हैं। नेडो उन्हें बताता है कुछ दुकानों का एक्सेस इस सुरंग से मिलता है जो उनके बेस तक जाती है। वह जल्दी उस गेट पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें उरुरा मंदिर के ठीक नीचे ले जाता है जो एक ट्रेडिशनल जापानीज घर की तरह बना हुआ है। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब नेडो उन्हें बताता है कि ये ओनी एजेंसी काइडो का हेडक्वार्टर है। तभी एक डॉक्टर अपने काम की शिकायत करते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। जैसे ही वह नेडो को देखता है उसका रवैया बदल जाता है। डॉक्टर चेयरफुली उनका स्वागत करता है और फिर वह अपने बाल ठीक करने लगता है क्योंकि उसकी नजर सुनने वाली लड़की पे पड़ती है। वह तुरंत उसे मना कर देती है। इससे उसका दिल नहीं टूटता क्योंकि वह एक्चुअली में रिजेक्शन का आदी है। जिन पूछता है कि ये जोकर कौन है। नेडो बताता है कि एक क्यूआ है जो काइडो बेस पर सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। काहे बताता है कि वह नेडो का अकेडमी में क्लासमेट था पर नेडो के पास अपने आदर्शों के बारे में बातचीत करने का समय नहीं है। वह तुरंत फ्रंट लाइन में जाता है और वह जिन को साथ में ले जाने के लिए कहता है। अदर स्टूडेंट भी कायो जैसे अजीब व्यक्ति से निपटने के बजाय उसके साथ जाना चाहते हैं लेकिन नेडो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नेडो जाने से पहले कायो से बोलता है कि वह बच्चों को अपनी इच्छा
अनुसार उपयोग कर सकता है। और नर्स कायो के पास आकर अपना काम करने को कहती है। वह एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखती है और वह उन्हें तुरंत कपड़े बदलने को कहती है क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। वे जल्दी से नर्स के कपड़े पहन लेते हैं और फिर वे अस्पताल में जाते हैं जहाँ दर्जन ओनी दर्द में करा रहे हैं। उनमें से एक को अभी लाया गया है और उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और उसे जानलेवा चोटें भी लगी हैं। सिकी उसकी हालत देखकर भयभीत हो जाता है। नर्स कहती है कि उसे जीने के लिए बस 3 ही मिनट बचे हैं। कायो बस उस पर मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा। सिकी उस पर भड़कता है और उस पर लापरवाह और झूठे वादे न करने के लिए कहता है। कायो उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता है लेकिन उसे बताता है कि वह यहाँ एक बड़ी बात है और वह बच्चों को दिखाने का फैसला करता है और वह दिखाएगा कि रियल सपोर्ट वर्क कैसे होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुवाकिरी और यामागी को, जिन्होंने अभी अभी दूसरे ग्रुप के कैप्टन और वाइस कैप्टन को खत्म कर दिया है और बचे हुए ओनी उनसे डरे हुए हैं। और सुवाकिरी निराश है कि उसे एक और अज्ञात लोगों के समूह से निपटना होगा जबकि वह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की उम्मीद कर रहा था। खैर उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है क्योंकि नेडो वहाँ आ जाता है। वह तुरंत ही अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है। सुवाकिरी उसे देखकर खुश होता है लेकिन नेडो उसे ज्यादा देर खुश रहने का मौका नहीं देता। वह उस पर अपना जानलेवा हमला कर देता है। ओनी नेडो को देखकर बहुत खुश है कि वह उन्हें बचाने आया है लेकिन सुवाकिरी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वह कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। पता चलता है कि नेडो को वह पहले से ही जानता है। वह उससे ऐसे बातें करता है जैसे कि वह उसका पुराना दोस्त हो। वह उससे पूछता है कि वह क्योटो में क्या कर रहा है क्योंकि उसका ये एरिया नहीं है। इसके बाद सुवाकिरी उनसे बोलता है कि उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ ओनी और क्योटो इकट्ठे हो रहे हैं और वह उस जगह को मिटा दे तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। नेडो अपना पोकर चेहरा बनाए रखता है और बोलता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सुवाकिरी बोलता है कि वह गिव अप कर देगा कि नेडो दावा कर दे कि ये जगह रियल नहीं है। इसके बाद वह बोलता है कि वह बड़े मंदिर के आसपास घूमने जाएगा और नेडो अंदर ही अंदर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि सुवाकिरी की नजर बहुत तेज है। वह उसे यहीं रोकने का फैसला करता है और वह उससे लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। इधर हम वापस हेडक्वार्टर पे आते हैं। काया अपने शरीर में कई खून की पाइप डालता है। सिकी बोलते है कि क्या खून उन्हें घायलों को नहीं देना चाहिए। नर्स उसे चुप रहकर उसे देखने को कहती है। काया सबसे घायल व्यक्ति के पास जाता है। वह उसे कहता है क्या वह अपने हाथ पर दोबारा उगाना चाहता है क्योंकि इस समय वह दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। वह आदमी सारी ताकत जुटाकर कहता है कि उसे अपने हाथ चाहिए ताकि वह अपने बच्चों को दोबारा से गले लगा सके। काया उससे वादा करता है कि वह ऐसा कर पाएगा लेकिन ये प्रोसेस बहुत कष्टदायक होगा। इसके बाद वह अपनी कलाई काट कर अपना खून घायल व्यक्ति के मुंह में डालने लगता है और दावा करता है कि इससे सामान्य होने का उपचार कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही उसके खून ने असर दिखाना शुरू किया वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। नर्स उन स्टूडेंट्स को पकड़ने को कहती है। सिकी और बाकी सभी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं और वह दूसरे लोगों से अगले कमरे से खून लाने को कहती है। इसके तुरंत बाद उस आदमी के पट्टियों से हाथ बाहर निकलने लगते हैं। सिकी डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा देखा जो कि इंसानों के लिए असंभव है। अदर स्टूडेंट्स भी वापस आ जाते हैं और अचानक उस घायल व्यक्ति के हाथ उग जाते हैं और उसके छाती पे गंभीर घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सिकी तुरंत कायो के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उसके पैरों को भी रीजनरेट कर सकता है और वह कहता है कि उन्हें समय के साथ ऐसा करने की जरूरत है और उसे एक छोटी खुराक का उपयोग करना होगा क्योंकि उसने बहुत अधिक खून पी लिया है। यदि घायल व्यक्ति इसे और पी ले तो उसमें एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। इसके बाद कायो मरीज के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे फाइट यूनिट में ज्वाइन कर दिया जाएगा लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए सपोर्ट यूनिट में शामिल हो सकता है। और वह कहता है कि अपने उगे हाथों से उस ही समय में वह अपने बच्चों के साथ खेल सकता है और यह सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो जाता है। इसके बाद क्यूआ छात्रों की ओर मुड़ता है और उन्हें बोलता है कि वह भी भविष्य में इस आदमी की जगह हो सकते हैं और वह अपनी प्रसिद्धि पाने कायो अपना ओरा फार्मिंग करता है और उन्हें कहता है कि फ्रंट लाइन में खड़े लोग बहादुरी से तभी लड़ सकते हैं जब कोई उनकी पीठ बचाने के लिए होता है और वह है सपोर्ट यूनिट। सिकी और बाकी सभी इससे प्रभावित होते हैं और वह उनसे कहता है कि जितना हो सके वह उनकी मदद करेंगे। कायो सिकी से कहता है कि उसे एक अन्य मामले में उसकी मदद की जरूरत है और उसे वह एक माई नाम की उदास लड़की के पास ले जाता है जिसे कल मोटार एजेंसी द्वारा उस पर हमला किए जाने के बाद लाया गया है। उसके माता पिता अभी भी लापता
है। कायो सिकी की काइंडनेस का इस्तेमाल करके लड़की को बेहतर महसूस कराना चाहता है। सिकी ये करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, जो उसके साथ धीरे धीरे घुलने लगती है। वह उससे स्कूल के बारे में पूछता है और वह बताती कि वह कभी स्कूल नहीं गई। सिकी मन में सोचता है कि क्या ये लड़की भी मेरी तरह ट्रबल मेकर है। सपोर्ट यूनिट बैटलफील्ड से कुछ डेड बॉडी लेकर आई है, उनमें मे के माता पिता भी हैं। वह उन्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। वह उसे कहता है इतने समय बाद भी वह दर्दनाक दृश्य की आदी नहीं हो पाई। हालांकि इन लाशों के पीछे एक गहरी और अधिक भयानक योजना छिपी है, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं। शुआकरी नेटो को बताता है कि उसने कुछ होनी लाशों में अपने बैक्टीरिया मिला दिए हैं। वह जानता है सपोर्ट यूनिट उन्हें ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेगी और बताता है कि वह उन्हें दूर से ही उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वह वेस्ट को नष्ट कर सकता है। नेटो यह सुनकर हैरान हो जाता है और शुआकरी ये जानने का प्रयास करता है कि क्या उसकी योजना सफल हुई। वह उस लड़की के पिता को जगाता है, जबकि सिकी और कायो विचलित है और वह यह देखकर खुश है कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि वह शुआकरी के ऑर्डर से उसका गला घोटने लगता है, लेकिन सिकी और कायो इसे तुरंत नोटिस कर लेते हैं। कायो को पता लग जाता है कि ये शुआकरी की एबिलिटी है। वह तुरंत सिकी को उस लड़की की आंख को ढकने को कहता है। वह आदेश को पालन करता है और फिर कायो उस आदमी के दिमाग में 2 चाकुओं से हमला करता है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। जब सिकी उसे दिखाता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, वह रोने लगती है और फिर कायो को पता लगता है कि यहाँ इस ऐसी और भी कठपुतलियां लाशें हो सकती हैं। हालांकि उसे इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ज़ॉम्बी हिलना शुरू कर देते हैं। मे की मोम अचानक उठती और सिकी पर हमला कर देती है। इससे पहले उसे एहसास हो, उसका गला घोटना शुरू कर देती है। कायो उसे बेअसर करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह स्केल पेल निकाल पाए, पीछे से और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। सिकी कुछ नहीं कर पाता, उसके दिमाग में ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। पूरे हेडक्वार्टर में यही घटना घटती है। ज़ॉम्बी सबसे पहले सपोर्टर पर हमला करते हैं। सपोर्टर को लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, इससे वह ज़ॉम्बी के आसान टारगेट बन गए। ज़ॉम्बी उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। वे मरीजों और नर्स के स्टाफ पर हमला करते हैं और किसी को भी नहीं पता कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दूसरे कमरे में सिकी अपने कॉन्फिडेंस को संभाले हुए है, जबकि मे रो रही है और अपनी माँ से कहती है कि उसे छोड़ दे। सिकी मे से कहता है कि वह उससे दूर चली जाए क्योंकि वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन मे उसकी बात नहीं सुनती। कायो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है। ये देखकर कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा है, सिकी अपने पीछे से एक गन निकालता है। पता चलता है कि नेटो ने उसे नाव पर बंदूक दी थी। वह उससे बोलते हैं कि वह अभी अपने खून को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यदि उसे लड़ने की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे वह जानता हो। उन्होंने बताया कि इस गन में सामान्य गोली की बजाय सिकी के खून की गोलियां हैं और ये बहुत तेज से मारेंगी। यदि गन का इस्तेमाल करने का कोई समय है तो वह अभी है। और सिकी सबसे पहले मे को अपने पास खींचता है ताकि उसे आगे खून खराबा ना देखना पड़े। इसके बाद वह ज़ॉम्बी लड़की पर निशाना लगाता है और ट्रिगर खींचकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सिकी की सांस रुक जाती है, जबकि कायो एक साथ 3 ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शुक्र होता है कि सिकी जल्द ही ठीक हो जाता है। कायो को उठाने से पहले वह उन ज़ॉम्बी के सिर पर छेद कर देता है। कायो बताता है कि सपोर्ट यूनिट ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है और उसने सिकी को इस गंदगी को साफ करने का इंचार्ज बना दिया और वह मरीजों को बाहर निकाल रहा था। मेन हॉल में बाकी स्टूडेंट्स अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है। वे लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए नीचे कैसे गिराया जाए, क्योंकि वे चाहे कितना भी घायल हो जाए वे फिर से उठ खड़े होते हैं। और तभी सिकी और कायो वहां पहुंचते हैं। सिकी सभी को दिमाग पर निशाना लगाने को कहता है कि ज़ॉम्बी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। वह सभी दिशाओं में सिर पर वार करना शुरू कर देता है। जिन अपने हाथों के टाके खोलता है, जिनके सामने मौजूद ज़ॉम्बी पर अपने चेनसो से हमला करता है और दूसरे लोगों को भी समझ आ जाता है कि उन्हें क्या करना है। कायो सभी सपोर्ट कर्मचारियों को बोलता है मरीजों को बाहर निकाले और जो ज्यादा घायल है उनका इलाज करे। इसी बीच की ज़ॉम्बी पर ऐसे गोली चलाता रहता है जैसे कि उसकी गन में अनलिमिटेड गोलियां हो और वह कहता है कि जो पहले से ही मर चुके हैं उन्हें मारना उसका जीवन का सबसे घिनौना काम है। उसे ट्रॉमा महसूस होने लगता है, क्योंकि वह सोचता है उसके द्वारा मारे गए ज़ॉम्बी कभी वह इंसान थे, किसी के परिवार और दोस्त थे जो उसकी परवाह करते थे। अब उसे लगता है कि वह किसी भी वक्त रो पड़ेगा और वह सोचता है कि वह अपने लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि उनका दुश्मन मोटारा एजेंसी है। दूसरी सीन में हम नेटो और शुआकरी को देखते हैं। नेटो उसके ऊपर करीब से हमला करता है, लेकिन शुआकरी मरे हुए 3 ओनियों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। नेटो गुस्सा होता है और तुरंत ही वे अपने बगल में अगली
मॉन्स्टर को देखता है जो उस पे हमला करने के लिए तैयार है। वह किसी तरह उसके अटैक से डॉज कर लेता है, लेकिन अगली 3 ओनियों को तोड़ देता है। नेडो इससे खुश नहीं है। सवाकरी उसे बोलता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि गंदगी करने वाले कीड़े मर गए। नेडो उससे बोलता है कि वह कितना भी ताकतवर हो, वो अकेले लड़ाई नहीं जीत सकता। सवाकरी को उसकी बात पसंद नहीं आती। नेडो को सपोर्ट करने के लिए और भी ओनी आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है क्योंकि वह केवल उसे रोकेगा। सवाकरी बोलता है कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा, और वह अपने असिस्टेंट अमोगी को उसका काम करने को कहता है। अमोगी आगे आती है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नेडो और ओनियो के चारों ओर बैरियर बना देती है और उन्हें उसी जगह पे बंद कर देती है। सवाकरी नेडो से बोलता है कि जब तक अमोगी इसे नहीं हटाएगी वह इस जगह से नहीं जा पाएगा, और इस बीच वह ओनी हेडक्वार्टर के पास जाएगा। नेडो घबरा जाता है जब सवाकरी ये खुलासा करता है क्योंकि उसने सभी ज़ॉम्बी ओनी पर ट्रांसमीटर लगा दिया है। वह लोग ऊर्जा मंदिर के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि वह ओनी हेडक्वार्टर होना चाहिए। सवाकरी मंदिर की ओर जाने लगता है और वह अमागी को अगली को बैरियर के अंदर भेजने को कहता है, और वह उस अगली को अपने बैरियर में जाने को कहती है और नेडो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सवाकरी बताता है कि इस प्राणी को बड़े पैमाने पर बनाया गया है, अगर वह इसकी बलि भी दे देता तो ये बिल्कुल भी ठीक है। वह स्नैप करता है और अगली का अचानक पेट फूलने लगता है। नेडो को पता लग जाता है कि ये विस्फोट होने वाला है और वह सभी को पीछे हटने को कहता है, लेकिन छोटे से कमरे में इतनी जगह नहीं है कि वे विस्फोट से बच सके। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वह अमागी का बैरियर भी तोड़ देता है और आसपास की इमारतों को भी नष्ट कर देता है। अमागी बोलती है हमें दोबारा साथ जांच करना चाहिए कि नेडो मर चुका है। सवाकरी बोलते है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं है और वह वहाँ नहीं जाता क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। ये उसकी गलती साबित होती है क्योंकि नेडो को बेहोश होने के बावजूद ज्यादा चोट नहीं लगी। इधर हम हेडक्वार्टर पे वापस आते हैं। सिकी और बाकी सभी ने सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया है और कायो ने मरीजों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया है और वह सोचते हैं कि उनकी इससे समस्या हल हो जाएगी। तभी उसकी नजर मे पर पड़ती है जो अपने माता पिता की लाशों को घूर रही है। वह उसे दिलासा देता है और सिकी भी उसके साथ आ जाता है। वह मे से उसकी माँ को गोली मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह डीजे से बोलती है कि वे सब ठीक है। सिकी उसकी हरकत से हैरान है और वह कहती है कि वह एक जगह से दूसरे स्थान पर भागती रहती थी, किसी ऐसे खतरे से छिपती थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वह स्कूल भी नहीं जाती थी और उसे अंदाजा होता है कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। वह अपनी फेक स्माइल के साथ सिकी से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे और यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है कि वह सुपर हीरो का फैन था। उनकी इस कहानी में मोतारो को हीरो माना जाता है और जबकि ओनी को विलन। वह उससे पूछते हैं कि परियों की कहानी ऐसी ही होती है। अचानक वह मे को गले लगा लेता है और कहता है कि वह विलन बन जाएगा और सभी हीरो को कुचल देगा, और वह मे से वादा करता है कि वह ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर मे दोबारा से स्माइल करेगी, और वह नहीं जानती कि वो इसका जवाब कैसे दे। इसके तुरंत बाद कायो जिन को सपोर्ट के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे मरे हुए ओनी का अंतिम संस्कार करने के बारे में बताता है, लेकिन जिन को उसकी बकबक में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर बाकी सभी लोग डेड बॉडी को फ्यूनरल हाउस में ले जा रहे हैं और इस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और इसका नाम जूजी है। हिकारी उसे कहता है कि आलस करना बंद करे और उसकी मदद करे। जूजी कहता है कि उसके पास एक सिद्धांत है। उसका कहना है कि यहाँ हमला हुआ था, इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था और उन पे फिर से हमला हो सकता है। जूजू की एबिलिटी स्काउटिंग के लिए अधिक लाभदायक है, इसलिए वह निगरानी करने को कहता है। वह तुरंत अपना अंगूठा काटता है और खून को जमीन पर गिराता है, जिससे एक रेडार बन जाता है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जीवित इंसान को पहचान सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि वह मोमोतारो है या नहीं। हिकारी इसकी एबिलिटी से इम्प्रेस होता है। अचानक जूजी कुछ लोगों को अपने बेस पर आते हुए देखता है। ये सवाकरी और इमोगी होते हैं। वह उस दुकान तक पहुंच गए हैं जो ओनी हेडक्वार्टर तक जाने का गुप्त रास्ता था। वहाँ की बूढ़ी औरत पहले ही मर चुकी है और इमोगी को एंट्रेंस गेट भी मिल गया। जब वह इसको देख रही होती है सवाकरी मोमोतारो एजेंसी को फोन करके कहता है कि उस जगह पर बड़े पैमाने पर अगली क्रीचर भेजे, साथ ही एक स्पेशल अगली चीज भी भेजे जिसे उसने खुद ही बनाया था, और वह हाई रैंक वाले ओनी के बारे में भी जानकारी मांगता है जिसका नाम भूल गया है। और फिर वह अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमोगी उसे बताती है कि ये जगह बहुत बड़ी है और वहाँ बहुत सारे ओनी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वह अपना काम आसान करने के लिए जहरीली गैस के बारे में बताती है, लेकिन तभी सवाकरी को हाई रिस्क वाले ओनी की फाइल मिल जाती है जो कोई नहीं बल्कि सिकी है। वह इमोगी से कहता है कि वह अब जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वह सिकी को जिंदा रखना चाहता है। ये सुनकर वह सरप्राइज हो जाती है और सवाकरी कहता है कि सिकी एक्चुअल में स्पेशल है, वह उस पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ सकता।
दूसरी ओर कायो जिन को शमशान घाट दिखाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को जलाते हैं। जिन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। कायो कहता है जब मोमोतारो एजेंसी के साथ बैटल होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वह जिन को उस रेखा पर कदम रखने के लिए चेतावनी देता है और उसे बोलता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह लगभग किसी भी चीज से ठीक हो सकता है। इसके बाद वह जिन के साथ फ्रेंडली व्यवहार करने लगता है और पूछता है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। जिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और जब कायो उसका पीछा करता है तो उसे अचानक कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई और आ रहा है। वह उसी समय पीछे मुड़ता है जब सुबाकिरी चाकू से उसे वार करता है। असल में वह तो उसके पीठ पर निशाना मारने वाला था। चाकू घुसते ही वह सरप्राइज हो जाता है और कायो रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जेन उनसे लड़ने के लिए अपने ब्लेड चेनसो को निकाल लेता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता मागी उसके पीछे आ जाती है, उसके चेनसो को अपने ब्लैक प्रिजन से बंद कर देती है, फिर उसकी बाहें तोड़ देती है। जिन डर में रोता है, लेकिन उसकी बाहों के चारों ओर वह ज्यादा देर तक काला धुआं टिक नहीं पाता। वह दर्द के बावजूद भी वह दुश्मन पर ध्यान केंद्रित रखता है। ये महसूस करते हैं कि वे इस समय खराब स्थिति में है और वह और कायो दोनों घायल है और उन्हें दुश्मनों के बारे में कुछ भी पता नहीं। हालांकि कायो इस सिचुएशन में काफी शांत है और वह जिन से कहता है कि वह वापस जाए और दुश्मन के हमले के बारे में सबको बताए, और वह दोनों मोमोतारो को यहीं पे रोकता है। जिन उसके ऑर्डर को मानता है, उसे बैकअप लाने का वादा भी करता है। फिर कायो अपना ध्यान अपने सामने खड़े दो दुश्मनों की ओर मोड़ता है। सुबाकिरी मोमोगी को अपना काम करने के लिए कहता है और वह हेडक्वार्टर के चारों तरफ अपना बैरियर बना देती है। इस पॉइंट पर कायो को पता लगता है कि उसकी एबिलिटी बैरियर बनाने की है। वे बैरियर बनाते हुए कहते हैं कि वे किसी को हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकलने देगी। कायो इस सिचुएशन को कैलकुलेट करने लगता है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता और उसे पता है कि स्टूडेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके सामने मौजूद खतरनाक अपोनेंट को हरा सके। उसका कहना है कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भविष्य में नहीं आ पाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि वह लोग मरने वाले हैं। सडनली सुबाकिरी उससे पूछता है क्या वह सिकी को जानता है, और कायो को एहसास होता है कि चीजें उसकी सोच से कहीं अधिक जटिल हैं। वह अपनी पूरी एबिलिटी के साथ लड़ने को तैयार है। अपने कोट से एक जहर की सिरंज निकालता है। हालांकि इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाए, सुबाकिरी उसकी गर्दन पे वार कर देता है और एक गहरा घाव छोड़ देता है। कायो घबरा जाता है क्योंकि उसे आते हुए देख ही नहीं पाया। वह जमीन पे गिर जाता है और हाई प्रेशर के साथ उसका खून फैल जाता है। जैसे जैसे कायो धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस खोता जाता है, वह सोचता है अगर वह मरने वाला है तो वह मोगी के हाथों से मरना चाहेगा। सुबाकिरी उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाला और वह सोचता है कि कायो उसके हमले से पहले ही मर चुका है। वह उसकी बॉडी को अपनी बैक्टीरिया से कंट्रोल करने चाहता है। तभी अचानक वह रुक जाता है क्योंकि उसे बैरियर के बाहर अगली क्रीचर का आवाज होता है। वह मोगी से कहता है कि वह उन्हें अंदर आने दे। वह अगली को अंदर आने का एक्सेस दे देती है। सुबाकिरी पूछता है क्या वे वही लाए हैं जो उसने मांगा था। उनमें से एक ने अपने गले से एक डब्बा उगल दिया। इसके बाद वह अगली को कवर हटाने को कहता है, इससे वह एक सजा हुआ लकड़ी का ब्लॉक सामने आता है। सुबाकिरी अगली से कहा कि उस बॉक्स को सावधानी से ले जाएं क्योंकि वह सिकी की तलाश कर रहे हैं। और उसी समय जिन सभी को चेतावनी देने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। जब उसे आसपास कोई नहीं मिलता तो वह सरप्राइज होता है, लेकिन जैसे ही वह मेन हॉल में एंटर करता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब वह जिन को देखते तो उन्हें राहत मिलती है। वह इस बात से कंफ्यूज है कि वे सभी लोग एक स्थान पे क्यों इकट्ठा हुए। सिकी ने उसे बताया कि जूजी ने अपनी एबिलिटी का उपयोग किया और बताया कि दुश्मन उनकी ओर आ रहे हैं। तभी उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सभी पेशेंट को बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि बाकी लोग बच निकलते, एक काली दीवार ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और वे यहाँ फंस गए। कुछ लोग कहते कि उन्हें दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। नर्स बोलती है कि उसने सब कुछ जांच लिया और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सिकी जिन से कायो के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसके सवाल का जवाब दे पाता, एक अगले व्यक्ति वहाँ आ जाता है। हर कोई इस खतरनाक मोस्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह एक आदमी के पास जाता है जो कि उसका खाना बन जाता है। जब सब लोग ये देख रहे होते तो वह मोस्टर से डर के भागने लगते हैं। सिकी मे को अपने पास सुरक्षित रखने का डिसाइड करता है। इसके तुरंत बाद सुबाकिरी और अदर लोग हॉल में एंटर करते हैं और वह उसे खाली पाते हैं। वह उन अगले से ताबूत नीचे रखने को कहता है और उस पर बैठ जाता है और वह मोगी आदेश देता है कि वह सिकी को जिंदा पकड़े और बाकी सभी को मार डाले। वह उससे पूछती है क्या वह उसके साथ नहीं आएगा। सुबाकिरी कहते हुए मना करता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट विचार सोचने हैं। दूसरी ओर हम कोइना को देखते हैं जो शौचालय में कपड़े खोज रही है ताकि कुछ वह ऐसा ढूंढ सके जिससे वह बेहतर तरीके से चल सके। इसी बीच ये सफेद बालों वाला लड़का उसी कमरे में होता है और वह रो रहा है क्योंकि वे मरने वाले हैं। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। कोइना उसे कहती है अगर वह थोड़ा सा दौड़ने के बाद थक जाता तो उसे अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। वह उसका कपड़ा चेहरे से ढक देती है ताकि वह कपड़े बदलते हुए ना देख सके। फिर वह छोटे से कपड़े बदल देती है। रुकीरो उसे पूछते अब वह क्या करने जा रही है। कोइना जवाब देती है कि वे घात लगाने जा रही है। ये
सुनकर वह जेलस होता है क्योंकि उसे हमेशा बीमार रहने का डर रहता है। तभी उन्हें अगली मोस्टर की भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और रोकीरो घबरा जाता है और वह कोइना से कहता है कि जब वह इतना तनाव में होता तो वह लड़ नहीं सकता, उससे कुछ करने को कहता है और अचानक ही वह उत्तेजित हो जाती है। वह रोकोरी को उस कबर्ड में छिपने को कहती है क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगी और वह घबराहट के साथ उसकी कमांड का पालन करता है। कोइना फिर दरवाजे पर खड़े होकर दुश्मन का आने का इंतजार करती है। अगली मोस्टर दीवार तोड़कर कमरे के अंदर आता है, लेकिन वह लड़ने से पहले कोइना से पूछता है क्या वह सिकी है। वह गुस्से से जवाब देती है कि सिकी एक बेवकूफ दिखने वाला अपराधी है। ये सुनता ही मोस्टर अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे वह अलमारी गिर जाती है जिसमें रोकीरो छुपा हुआ है। इससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। कमरे में इतना तोड़फोड़ हो जाने के बाद कोइना डिसाइड करती है कि वह दिखाएगी कि इस कमरे का बॉस कौन है। वह अपना अंगूठा काटती है और उसका खून मुट्ठी के चारों ओर बॉक्सिंग ग्लव में बदल जाते हैं। दूसरी ओर जिन कायो की जांच करने के लिए वापस जाता है और अकारी भी एक मोस्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी समय सिकी भी मे को सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए ले जा रहा है। उसे छिपने के लिए एकमात्र जगह बगीचा ही मिला। इसी बीच रोकीरो को होश आ जाता है। उसे पता लगता है कि कमरा पूरी तरह से शांत है और वह सोचने लगता है कि ये बुरा सपना था और वह बाहर निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे तब शौक होता है जब वह मोस्टर का चेहरा अपने सामने पाता है। वह घबरा जाता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब मोस्टर खड़ा होता है और कोइना की ओर मुड़ता है, वह उसके चेहरे को सहलाती है और एक पावरफुल मुक्के से उसे नीचे गिरा देती है और वह उस मोस्टर को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर मुक्के मारने शुरू कर देती है जब तक कि बेहोश ना हो जाए। ये देखकर रोकीरो डर जाता है, लेकिन कोइना उस मोस्टर को कुचलने और खत्म करने का मजा लेती है, जबकि वह मोस्टर असहाय होकर जमीन पर पड़ा रहता है। ये उसकी आई लव एबिलिटी के कारण है जो उसके खून से सने दुश्मनों को गुलाम बना देती है और उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति खो देते हैं। जैसे ही रोकीरो ये पूछने के लिए अलमारी से बाहर आता है क्या उसने अकेले ही उस मोस्टर को हराया है, कोइना प्राउडली बोलती है कि उसने ये अकेले ही किया। कोइना बोलती है कि उसने कहा था कि वह सब कुछ उस पे छोड़ दे। उसने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह भरोसेमंद महिला है जो सबका ख्याल रखना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह एक समाज विरोधी है जो सभी को अपने ऊपर इतना निर्भर बनाना चाहती है। वह लोग काम करने की क्षमता खो देते हैं। अभी रोकीरो उसके जाल में फंस गया है। वह उसके सामने घुटने टेकता है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इससे कोइना की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वह जमीन पर एक चादर बिछाती है और रोकीरो को उसमें लिटा देती है। वह उसे बोलती है कि किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगी। रोकीरो घबरा जाता है क्योंकि वह बहुत ही करीब होती है। कोइना देखती है कि वह पीला और कमजोर दिख रहा है, इसलिए वह कुछ उसके लिए खाना लाने का फैसला करती है। रोकीरो ये सोचकर और भी घबरा जाता है कि ये एक जाल है कि कोई भी लड़की उस पर इतना ध्यान नहीं देगी। वह डर के मारे कांपने लगता है कि कहीं अगला मोस्टर आने से पहले वह चारे की तरह उसका इस्तेमाल ना करने लगे। कोइना उस पर झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक और मोस्टर आ जाता है। कोइना रोकीरो को बिगाड़ने से पहले उस मोस्टर को खत्म करेगी। वह सोचती है कि ये मोस्टर भी कमजोर है और जल्दी से इससे निपटने का फैसला करती है, लेकिन मोस्टर पिछले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली निकलता है। वह उस पर हमला करने के लिए अपने हाथ को चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है और उसके पीछे की दीवार में छेद कर देता है। रोकीरो जल्दी से अलमारी में चिप जाता है। कोइना उस पर गुस्सा हो जाते है क्योंकि उसने उसका मजाक खराब कर दिया। वह उसके ऊपर कूद पड़ती है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है। मोस्टर कैजुअली उसके पंच को डॉज कर लेता है। फिर वह अपने टेंटिकल से उस पर हमला करता है। कोइना उससे कुछ स्पेस बना लेती है, लेकिन फिर मोस्टर उसे बांधने के लिए अपनी दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करता है। उसे एहसास होता है कि वह इस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मोस्टर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। जब वह उसे रोकती है तो मोस्टर उसे झटका देकर दीवार पर पटकता है। वह उसे पूरे कमरे में पटकना शुरू कर देता है और वह कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर में वह उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर लगातार पैर मारने लगता है। रोकीरो ये देखकर घबरा जाता है। ये कचरा बिल्कुल बेकार का है। वह बस कोइना को पिटते हुए देख रहा है और वह चाहता है कि उसकी कोई मदद करने के लिए आए और वह यह नहीं सोचता कि वह उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वह कमजोर और कायर है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह अनजाने में एक लूजर बन गया है। वह उस समय को याद करता है जब वह लूजर नहीं था और ऐसा लगता है जब से अनंत काल बीत गया है। रोकीरो एक छोटे से पिछड़े गांव में बड़ा हुआ जहाँ बहुत सारे होने इंसानों के बीच में रहते थे और लूलू नाम की एक लड़की उसका पहला प्यार थी। वह उसे हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितना बहादुर और शांत है, भले ही वह अंदर से डरा हुआ हो। हालांकि लूलू के साथ उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है। लूलू भी इसके करीब रही और वह दोनों अधिकांश समय खुशी खुशी साथ बिताते थे। हालांकि उस परफेक्ट लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। लूलू बीमार थी क्योंकि वह ओनी थी, उसे नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था। गाँव के एकमात्र डॉक्टर ने उसे स्थिर और स्वस्थ रखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मोतार एजेंसी ने गाँव पर छापा मारा और उन्होंने एकमात्र
डॉक्टर को मार डाला। उनके बिना लूलू की हालत खराब हो गई। रोकिरो उससे वादा करता है कि वह जल्द ही पास के शहर से एक डॉक्टर को बुलाएगा। वह उस पर भरोसा करने को कहता है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लूलू उससे बोलती कि वह हमेशा से एक सबसे अच्छा लड़का रहा। वह हमेशा से जानती है, उसने उसे हमेशा ऐसा ही रहने को कहा। इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। रोकिरो इससे टूट गया और तबाह हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी चमक खो दी। अब उसके पास बहादुर या आत्मविश्वास होने का कोई कारण नहीं था। उसके बाल सफेद हो गए और उसे नींद की समस्या हो गई। उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया। वह आज तक लूजर बन गया। जैसे ही रोकिरो अपने डाउनफॉल के बारे में सोचता है, कोहिना को खत्म करने के लिए वह अपने सिर को नुकीले कोड़े में बदल लेता है। रोकिरो डिसाइड करता है कि वह उसे अपना काम पूरा करने देगा, क्योंकि वह अभी किसी को बचा नहीं सकता। हालांकि लूलू के आखिरी शब्द उसके दिमाग में आते हैं। उसे ये याद आता है कि उसने उसे हमेशा शांत रहने को कहा। अचानक उसमें कुछ आवेग हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर कोहिना को खत्म करने के लिए हमला करता है, रोकिरो वहां पहुंच जाता है और उसे एक ही पल में खतरे से दूर ले जाता है। उसे एहसास होता है कि लूलू ने अगर उसे अभी देख लिया तो वह निराश हो जाएगी और वह ऐसा नहीं होने देगा। वह बेहोश और घायल कोहिना को देखता है और सोचता है कि उसने उसकी रक्षा करने के लिए कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी और अब एहसान वापस करने की बारी उसकी है। हालांकि वह इस बात से भयभीत है कि वह इस लड़ाई को जीत पाएगा या नहीं, लेकिन वह एक बार फिर लूलू के बारे में सोचता है और खुद को शांत करता है। वह अपना अंगूठा काटकर खून निकालता है, जो लूलू का रूप ले लेता है। अब जबकि उसकी प्रेमिका उसके सामने है, वह और भी शांत हो जाता है और उसे अपने साथ रहने को कहता है। भले ही वह उतना अच्छा नहीं है जितना वह चाहती है। खून से बनी लूलू उसे पीछे से गले लगाती है। खून उसके शरीर को धीरे धीरे ढकने लगता है, जिससे उसकी चिंता और घबराहट दूर हो जाती है। हालांकि उसकी ये असली एबिलिटी नहीं है। रोकिरो पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। उसका खून उसके शरीर पर जम जाता है और वह एक क्लेपोक आइडल में बदल जाता है। मॉन्स्टर उसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पर हमला करता है, लेकिन रोकिरो आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर उसके पीछे उतरने से पहले हवा में कुछ शानदार चक्कर लगाता है। कमरा पहले से खून से बनी फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ है। ऐसे कई डेडली ब्लेड है। जैसे ही पंखुड़ियां मॉन्स्टर पर गिरती है, उसकी बॉडी बिखर जाती है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी हमले से बच जाता है। रोकिरो कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि लूलू उसके साथ है। वह मॉन्स्टर को चैलेंज करता है कि वह उसके ऊपर हमला करे और वह उसके सारे हमले को डॉज करेगा। वह कूदता है मॉन्स्टर के हमले से। उसे याद आता था कि वह लूलू के साथ समर फेस्टिवल में डांस करता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड की यादें भूल गया था। रोकिरो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है। वह उसके हाथ काट देता है। अब वह लड़ नहीं सकता। वह कमरे में चारों ओर नाचता है, उसे पैडल ब्लेड से भर देता है और मॉन्स्टर पर घातक प्रहार करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। दूसरी ओर उसकी मेई के साथ है। उसे बताता है कि वह अब रिलैक्स हो सकती है क्योंकि अगली मॉन्स्टर चले गए हैं। हालांकि वह अभी भी माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत उदास है और सोचती थी कि शायद उनके साथ उसे भी मर जाना चाहिए। सिगी उसे बोलता है कि तुम ऐसा सोचो भी नहीं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। अगर वह भी मर गई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह उसे जीने के लिए कहता है और निराशा से लड़ने के लिए कहता है, जो उसे निकालने की कोशिश कर रही है। वह कहता है कि पहली चीज जो वह कर सकती है वह है उसके लिए खुशी बनाना, क्योंकि वह उस बदमाश को पीट रहा है जिसने उसका परिवार छीन लिया। इसी के साथ सिगी उल्टा और मोमोतारो को हराने के लिए उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि मे का मानना है कि वह जीत नहीं सकते और सिगी उसे कहता है कि जब तक कि वह उम्मीद नहीं छोड़ेगा तब तक वह नहीं हारेगा। अगले दिन में हम देखते हैं नेटो को, जो कि होश में आ जाता है। उसे पता लगता है कि वह 15 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। वह ओनी को धन्यवाद देता है क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने बहुत नुकसान उठाया। नेटो को इसकी परवाह नहीं। वह तुरंत हेडक्वार्टर लौटेंगे ताकि अपने स्टूडेंट की मदद कर सके। हेडक्वार्टर में वापस आता है सिगी मेन हॉल में पहुंचता है, जहाँ सुबहकरी आराम कर रहा है। सुबहकरी अपने बारे में बताता है और कहता है कि क्या वही कमीना है जिसने लाशों को ज़ॉम्बी में बदला। शिवगिरी कहता है कि तुमने सही कहा। सिगी बोलता है कि वह मरे हुए लोगों का अपमान कैसे कर सकता है और शिवगिरी उस पर हंसते हुए कहता है कि ओनी मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्हें मानव अधिकार नहीं मिलते। शिवगिरी का इससे दिमाग खराब हो जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन शिवगिरी उसे क्यूरियसली देखता रहता है। दूसरी ओर जिन कायो को ढूंढने के लिए दौड़ रहा है, तभी उसे हिमावगी रोक देती है। उससे बताती है कि डॉक्टर पहले ही मर चुका है। वह जिन से पूछती है क्या वह अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेना चाहेगा, और वह जवाब देता है कि उसे कायो की परवाह नहीं, लेकिन वह खुद से किसी भी मोमोतारो को मार देगा जो उसके सामने आएगा। वह अपने चेंसो निकालता है और अमागी भी हमला करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है। जिन उसकी ओर दौड़ता है और अपनी पावर से उस पर हमला करता है, लेकिन अमागी अपने चारों ओर प्रोटेक्शन कमरा बनाकर खुद को बचा लेती है। वह बाहर निकलती है, हमले को रोकने के बाद तुरंत उसे नष्ट कर देती है और उससे बोलती है कि वह अपने कमजोर हमले से उसे छू भी नहीं सकता। वह इसे चैलेंज के रूप में लेता है और उसे मारने के लिए और भी दृढ़ हो जाता है। दूसरी ओर से वो गिरी सिगी पे चाकू फेंककर उसे निहत्था कर देता है और उसे खिलौने से खेलने
खेलना बंद करने तथा अपनी असली पावर का इस्तेमाल करने को कहता है। सिगी इस बात से नाराज हो जाता है और उसे अपनी पूरी पावर से उड़ा देने का फैसला करता है। वह पावरफुल रॉकेट लॉन्चर बनाता है। क्रोध और रेज के माध्यम से वह अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है और सुविगिरी से बोलता है कि वह उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगा देगा।